हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में शुरू किए गए लॉ को, लॉन्ग रन लॉ हम लोगों ने लास्ट क्लास में शुरू किया है, जिसका नाम था लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल। उसी को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा कंटिन्यू क्लास होगा लास्ट क्लास का। उस टॉपिक को, यानी कि जो लॉ हमने शुरू किया था, लॉन्ग रन लॉ, दैट वाज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल। उस लॉ में हम लोगों ने डिस्कस किया था टोटल प्रोडक्शन, यानी कि आउटपुट में चेंज होता है जब हम लॉन्ग रन में सारे के सारे इनपुट्स को सेम प्रोपोर्शन में चेंज करते हैं। और टोटल प्रोडक्शन में किस तरह का, कितनी तरह का चेंज होता है, हमने वो देखा था। 3 टाइप का चेंज आपको आउटपुट में देखने को मिलता है जब आप अपने सारे के सारे इनपुट्स को सेम प्रोपोर्शन में चेंज करते हैं। 3 तरह के रिटर्न में हम लोगों ने पहला रिटर्न या चेंज बोलो आप, हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल, जिसके अंदर हमने बात किया कि जब हम अपने सारे इनपुट्स को सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज करते हैं और रिजल्टिंग इंक्रीमेंट जो हमको हमारे आउटपुट में देखने को मिलता है, अगर आउटपुट का इंक्रीज इनपुट के इंक्रीज से ग्रेटर प्रोपोर्शन में होता है, तो फिर उस टाइप को या उस तरह के चेंज को हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स के नाम से जानते हैं। आज हम लोग उसके बाद, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स के अलावा जो नेक्स्ट 2 टाइप है हमारे रिटर्न का, डिक्रीजिंग रिटर्न्स एंड कांस्टेंट रिटर्न्स, उसको डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल का क्या मतलब है और कांस्टेंट रिटर्न्स टू द स्केल हम किसे कहते हैं। और फिर हम लोगों ने जैसे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल को प्रूफ किया था डायग्राम बनाकर, उसी तरह से हम डिक्रीजिंग रिटर्न्स को भी प्रूफ कर लेंगे डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन करके। और उसके बाद हम डिक्रीजिंग रिटर्न्स के कॉजेस पर चलेंगे। और इतना काम डिक्रीजिंग रिटर्न्स के साथ करने के बाद हम कांस्टेंट रिटर्न्स टू द स्केल को भी डिस्कस करेंगे और उसको भी हम एक्सप्लेन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और देन हम उसके कॉजेस पे चलेंगे। तो चलिए शुरू करें हम अपने आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल। ये क्या लॉ है, डिस्कस ये क्या करता है। तो देखिए, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल भी, चूंकि रिटर्न्स टू द स्केल का ही पार्ट है, तो इसमें भी हम देखेंगे कि जब हम अपने ऑल द इनपुट्स, सारे के सारे इनपुट्स को जब हम चेंज करेंगे, तो रिजल्ट में हमारा जो आउटपुट होगा वो भी चेंज हो जाएगा। ये बात हम जानते हैं। तो जब हम अपने सारे इनपुट को चेंज में अगर इंक्रीज करते हैं, मान लीजिए कि हम इनपुट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, जिस प्रपोर्शन में हम अपने इनपुट को बढ़ाएंगे, अगर आउटपुट में इंक्रीमेंट होगा ज़रूर, इनपुट के बढ़ने पर आउटपुट बढ़ेगा तो आउटपुट भी बढ़ जाएगा। लेकिन जिस प्रपोर्शन में हम इनपुट को इंक्रीज करेंगे, अगर उससे लेसर प्रपोर्शन में, उससे कम अनुपात में आपके आउटपुट में इंक्रीमेंट देखने को मिले, तो उस तरह के चेंज को हम डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल के नाम से जानते हैं। लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल स्टेट्स दैट इफ द आउटपुट इंक्रीजेज in a lesser proportion than increase in input, then law of decreasing returns to the scale is in operation, या कह सकते हो कि decreasing returns to the scale लागू हो रहा है। अब लॉ क्या कह रहा है ये तो हमको पता लग गया। इसको एक एग्जाम्पल से अगर हम समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं। सपोज करिए कि हमने अपने सारे के सारे इनपुट्स को इंक्रीज किया
और इंक्रीज़ करने का रेट हमने 7% रखा। हमने इनपुट को 7% से बढ़ाया सेम प्रोपोर्शन के साथ, और रिजल्ट में आउटपुट बढ़ा लेकिन 5% से। तो आउटपुट का जो इंक्रीज़ है वो इनपुट के इंक्रीज़ की तुलना में कम है, और इस सिचुएशन को हम कहेंगे कि डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल ऑपरेटिव है या फिर लागू हो रहा है। अब हम लोग अपने डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल लॉ को भी एक्सप्लेन कर लेंगे, और एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम अज्यूम कर लेंगे वही एजम्पशन जो हमने इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल को प्रूफ करने के लिए अज्यूम किया था। मान लेंगे कि आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ ओनली 2 इनपुट्स, लेबर एंड कैपिटल। मैं आपको बता चुकी हूँ लास्ट क्लास में कि ऐसा हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकली शो करने के लिए 2 ही एक्सिस है, और इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ 2 ही इनपुट को एक साथ शो कर सकते हैं। और ये रीज़न है कि हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि आउटपुट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही इनपुट के कंपैरिजन से या कॉम्बिनेशन से बना है। एक है आपका वाई एक्सिस और दूसरा है हमारा एक्स एक्सिस। अब ये 2 अलग अलग एक्सिस हैं, तो इन दोनों ही एक्सिस पर हम इनपुट की क्वांटिटी ले लेंगे और हम उनको शो करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम यूनिट वाइज बढ़ा रहे हैं। सपोज अच्छा, एक्स एक्सिस पर हम लेबर ले लेते हैं जिसको हम एल से डिनोट कर रहे हैं, वाई एक्सिस पर हम कैपिटल लेंगे जिसको हम के से डिनोट करेंगे। अब देखिए, सपोज करते हैं कि हम लेबर 1 के स्केल में ले रहे हैं, तो सेम प्रोपोर्शन में काम करना है तो आपको कैपिटल भी 1 के ही लेना होगा। जब हमारा प्रोडक्शन का इनपुट का स्केल 1 का है, तब प्रोड्यूसर पॉइंट ए पर है और प्रोडक्शन कर्व यानी कि आइसोक्वांट कर्व Q1 हम नाम दे रहे हैं उसको, उसका प्रोडक्शन है 10 यूनिट्स। ठीक है, जब इनपुट्स 1 के स्केल में है तो आउटपुट का प्रोडक्शन है 10 यूनिट्स। फिर हमने, चूंकि हम लॉन्ग रन में हैं और हम अपने इनपुट को बढ़ा सकते हैं, तो हम अपने इनपुट को बढ़ाएंगे। सपोज हम लेबर को 1L से बढ़ा के करेंगे 2L, तो कैपिटल को भी 1K से बढ़ा के करना होगा 2K। तो जब हमने अपने प्रोडक्शन के इनपुट का स्केल बदल दिया तो अब हमारे पास नया कॉम्बिनेशन मिल गया, और वो नया कॉम्बिनेशन हो गया 2 का। अब प्रोडक्शन का स्केल हमारा 1 से बदल के 2 हो गया है, तो हमारा आउटपुट का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा। और पहले 10 यूनिट्स था, प्रोड्यूसर पॉइंट ए पे थे, अब प्रोड्यूसर बी पर है और नया आइसोक्वांट कर्व मिल गया, एंड नाउ द प्रोडक्शन इंक्रीजेज फ्रॉम 10 यूनिट्स टू 18 यूनिट्स। प्रोडक्शन भी बढ़ गया है। अब हम ज़रा देखते हैं कि हमने अपने इनपुट को कितना बढ़ाया और हमारा आउटपुट जो है वो कितना बढ़ा। तो हम अपने इनपुट का इंक्रीज़ देखेंगे और आउटपुट का इंक्रीज़ निकालेंगे, और इनपुट एंड आउटपुट का जो इंक्रीमेंट हम निकालेंगे वो हम कैसे निकालेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था, परसेंट इंक्रीज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू कितना हो गया 2, इनिशियल कितना है 1, डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। सॉल्व करेंगे जब आप इसको तो आपका वैल्यू आ जाएगा 100%। यानी कि जब हमने अपने इनपुट को 1 के स्केल से 2 के स्केल में बदला तो हमारा जो इनपुट का इंक्रीमेंट आया वो आया 100%। अब देखने की बात है कि हमारा आउटपुट कितने परसेंट से बढ़ गया है भाई। तो जब आउटपुट 10 यूनिट्स से 18 यूनिट्स हुआ है तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे परसेंट इंक्रीज, विच मीन्स फाइनल वैल्यू 18, इनिशियल कितना था 10, बाद में कितना हो गया 18, तो फाइनल वैल्यू कितना हो गया 18 डिवाइडेड माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। सॉल्व करेंगे आप इसको, %, यानी कि जब इनपुट को हमने 1 के स्केल से बढ़ा के 2 के स्केल में किया
तो हमारा आउटपुट जो है वो जब 10 से 18 हो गया यूनिट्स, मतलब आउटपुट में इंक्रीमेंट तो हुआ, और इंक्रीमेंट कितने का हुआ, तो इंक्रीमेंट हुआ है 80%। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने अपने इनपुट को बढ़ाया था 100% से, आउटपुट बढ़ा, लेकिन बढ़ने का जो प्रपोर्शन है वो इनपुट के प्रपोर्शन से कम रहा। तो हम कहेंगे कि इस इंडस्ट्री में लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल ऑपरेटिव हो रहा है, या आप कह सकते हैं कि लागू है, इज इन ऑपरेशन, कि वो चल रहा है या देखने को मिल रहा है। ये हो गया आपका डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल का एक एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब हम क्या करते हैं, एक बार और हम अपने इनपुट के स्केल को बदलेंगे। 2 के प्रोपोर्शन से हम लेबर को बढ़ा के 3L कर देंगे, और कैपिटल भी 2K से बढ़ा के कर देंगे 3K। तो क्योंकि हमने अब अपने इनपुट को 2 के स्केल से बदल के 3 पे कर दिया, तो अब नया कॉम्बिनेशन मिलेगा और प्रोड्यूसर नए पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, पॉइंट C, और नया आइसोक्वांट कर्व मिलेगा जिसको नाम दे देंगे Q3। पहले प्रोडक्शन 2 के स्केल पे कितना था, 2 के स्केल पे प्रोडक्शन था 18 यूनिट्स। अब जब हमने अपने इनपुट को बढ़ाया 2L से 3L और कैपिटल को 2K से 3K, तो हमारा इनपुट भी आउटपुट भी 18 यूनिट से बढ़ के सपोज हो जाएगा 24 यूनिट्स। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट परसेंट इंक्रीज इन इनपुट्स एंड देन आफ्टर परसेंट इंक्रीज इन आउटपुट। अब इनपुट हमने फिर से जब 2 के स्केल से 3 के स्केल में किया, तो हम यहाँ पे परसेंट चेंज देखते हैं। तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100। सॉल्व जब हम इसको करेंगे तो 1 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 50। तो हमने जब सॉल्व किया तो देखा कि इनपुट का इंक्रीज हमारा अब हुआ है 50% से। अब हम अपने आउटपुट के इंक्रीज को निकालें 18 यूनिट से 24 यूनिट। तो आउटपुट का इंक्रीज हम निकाल रहे हैं किस तरह से, आउटपुट जो है हमारा 18 से 24 हुआ है, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100। 24 में 18 जाएगा तो 6 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो 300 डिवाइडेड बाय 3, तो रिजल्टिंग वैल्यू आएगा 33.33%। मतलब इनपुट को जब हमने 2 के स्केल से बदल के 3 के स्केल में किया, तो रिजल्ट में आउटपुट जो है वो भी इंक्रीज हो गया, चेंज हो गया, और इंक्रीमेंट हुआ फ्रॉम 18 यूनिट्स टू 24 यूनिट्स। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जब हमने अपने इनपुट को बढ़ाया 50% से, तो जो हमारा आउटपुट है वो बढ़ गया, और आउटपुट के बढ़ने का जो रेट है या परसेंट इंक्रीज है वो हमें देखने को मिला 33.3%। मतलब एक बार फिर से इनपुट को हमने जिस प्रपोर्शन में बढ़ाया, आउटपुट का इंक्रीज उससे लेसर प्रपोर्शन में मिला। तो हम कह सकते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल ऑपरेटिव हो रहा है या एप्लीकेबल हो रहा है। ये हो गया एक्सप्लेनेशन लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल का डायग्रामेटिकली। अब हम अपने लॉ को एक्सप्लेन करते हुए इसके कॉजेस को भी समझ लेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है, क्यों ऐसा होगा कि लॉन्ग टाइम पीरियड में जब हम अपने सारे इनपुट को एक साथ चेंज करते हैं, तो चेंज होने पर इनपुट का इंक्रीज आउटपुट के इंक्रीज से ज़्यादा दिखता है, यानी कि आउटपुट लेसर प्रोपोर्शन में क्यों बढ़ता है, क्या कारण है। तो हम बात कर रहे हैं कॉजेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल के, और इसके कॉजेज में जो सबसे पहला पॉइंट है वो वही है जो हम लोगों ने इससे पहले देखा था। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल के कॉज में इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं हमारी इंडस्ट्री में वो इनडिविजिबल हैं, उनको हम टुकड़ों में बांट नहीं सकते हैं,
और यही वजह है कि इंडिविजिबल होने के कारण हम उनको टुकड़ों में नहीं बांट सकते, अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम उसको बांट नहीं पाते हैं। तो जब इनिशियली आपका प्रोडक्शन अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंचता है, तब तक आपके वही शुरुआती इनपुट्स आपको रिटर्न में बेनिफिट्स देते हैं। फिर धीरे धीरे प्रोडक्शन का स्केल एक्सपैंड करता है, हम और इनपुट को बढ़ाते हैं और आउटपुट हमको बढ़ाना है। तो जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट्स ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन करना चाहते हो, तब आपका जो इनपुट पर जो ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हैं फैक्टर्स, उन पर प्रेशर ज़्यादा पड़ने लगता है। और ड्यू टू इंडिविजिबिलिटी आप एक बार फिर से कम सामान बनाने के लिए बहुत जल्दी नया मशीनरी या नए प्रोडक्ट को अपनी इंडस्ट्री में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि जो पुराने मटेरियल्स होते हैं हमारे पास, जो पुराने इनपुट होते हैं, हम उन्हीं का फुल्लर यूटिलाइजेशन करने लगते हैं। और फुल्लर यूटिलाइजेशन तक इनपुट्स आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स देते हैं, बट जैसे जैसे प्रोडक्शन की नीड बढ़ती चली जाती है, हम अपने अवेलेबल इनपुट्स का ही फुल्लर के बाद भी यूटिलाइजेशन करने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिकली ओवर यूटिलाइजेशन। और जब हम ओवर यूटिलाइजेशन पर पहुंचते हैं, तो फिर उस केस में हमारा इनपुट का जो इंक्रीमेंट होता है वो आउटपुट के इंक्रीमेंट से हमको ज़्यादा मिलता है। मतलब इनपुट का खर्चा कह सकते हो आपकी थोड़ा बढ़ जाता है और आउटपुट का रिटर्न हमको थोड़ा कम मिलता है और डिक्रीजिंग रिटर्न्स देखने को मिलता है। तो ड्यू टू इंडिविजिबिलिटी हमें डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल भी देखने को मिलता है। इनिशियल स्टेज है तो इनिशियली आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रीज पुरानी होती चली जा रही है, प्रोडक्शन का स्केल बढ़ता चला जा रहा है, तो लेटर फेज में आपको वही कारण जो है, यानी कि इंडिविजिबिलिटी ही जो रीज़न है, आपको यही डिक्रीजिंग रिटर्न्स देने लगते हैं। तो सेम कॉज को हम लोग दो जगह पे इसीलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि यही सेम कॉज शुरुआत में फ़ायदा देती है और धीरे धीरे ड्यू टू इंडिविजिबिलिटी इंडस्ट्री को नुकसान भी होता है। नुकसान नहीं कह सकते हैं, बट डिक्रीजिंग रिटर्न्स देखने को मिलता है। ये हो गया था हमारा पहला पॉइंट कॉज में। दूसरा पॉइंट, माउंटिंग डिफिकल्टीज इन मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। देखिए, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल का एक और कॉज है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज पुरानी होती जाती है, मतलब इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन का जो स्केल है वो बढ़ता चला जाता है, पैमाना बदलता चला जाता है, तो वैसे वैसे इंडस्ट्रीज में जो डिफ़िकल्टीज़ होती है मैनेजमेंट से रिलेटेड, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने से रिलेटेड और इंडस्ट्रीज़ में कंट्रोल से रिलेटेड, वो डिफ़िकल्टीज़, वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। माउंटिंग का मतलब होता है बढ़ना। तो जब डिफ़िकल्टीज़ बढ़ने लगता है तो फिर इन सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। अब मैनेजमेंट पहले आप एक अकेले कर रहे थे, आपने अपना प्रोडक्शन का स्केल एक्सपैंड किया, नाउ अब आप मालिक हैं दो इंडस्ट्रीज़ के, पहले एक के थे तो अकेले मैनेज कर ले रहे थे, अब आपका प्रोडक्शन का स्केल बढ़ गया है, अब आप दो इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, तो अब आपको प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा करने के लिए आपको ज़्यादा मैनेजमेंट करना पड़ेगा। चूँकि आपका प्रोडक्शन बढ़ा है, इंडस्ट्रीज़ आपकी 1 से 2 हो गई, तो उस केस में इंडस्ट्रीज़ में काम को स्मूथ करने के लिए, बिना ऑब्स्टेकल फ्री करने के लिए, आपको इंडस्ट्रीज से रिलेटेड मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड जो कंट्रोल रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं या जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो बढ़ती हैं। और उसको ठीक करने के लिए, उन डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए आप क्या करोगे, तो फिर आपको अपनी इंडस्ट्रीज़ में एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा। अकेले थे मालिक, आप अकेले आप देख ले रहे थे, अब इंडस्ट्रीज़ 2 हैं तो अब हमने किसी और को काम पे रख लिया, तो जिसको काम पे रखा हमने उसको खर्चा दिया। ये हमने क्यों किया है? क्योंकि हमारा प्रोडक्शन का स्केल एक्सपैंड हो गया।
तो बाद में जैसे जैसे आपकी डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती हैं उसको ठीक करते हुए एडिशनल इनपुट का खर्च हम लगाते हैं, जिसकी वजह से भी आपको इनपुट का इंक्रीज़ ज़्यादा मिलता है और आउटपुट का जो इंक्रीज़ है वो कम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल देखने को मिलते हैं। एंड द नेक्स्ट और द लास्ट पॉइंट इज डिसइकोनॉमीज टू स्केल। देखिए, डिसइकोनॉमीज टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स में हमने पढ़ा था इकोनॉमीज टू स्केल। इकोनॉमीज टू स्केल का मतलब था कि इंडस्ट्रीज़ को पैसे सेव होते जाते हैं, बचते जाते हैं शुरुआत में जब इंडस्ट्रीज़ नई थी। डिसइकोनॉमीज टू स्केल का मतलब होता है एक्स्ट्रा पैसों का खर्च होना इंडस्ट्रीज़ में। कब? जब इंडस्ट्रीज़ पुरानी होती चली जा रही हैं। अब होता ये है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन का जो स्केल है वो एक्सपैंड करता चला जाता है, वैसे वैसे इंडस्ट्रीज़ में एक्स्ट्रा पैसों के भी खर्चे बढ़ने लगते हैं। और क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे खर्च होने लग जाते हैं तो उस केस में इनपुट का जो इंक्रीमेंट है वो देखा जाता है तो वो कम दिखता है और आउटपुट का इंक्रीमेंट इनपुट का इंक्रीमेंट की तुलना में आउटपुट का इंक्रीमेंट कम दिखता है और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल देखने को मिलता है। इसी के साथ हमारे जो कॉजेस थे डिक्रीजिंग रिटर्न्स के वो कंप्लीट होते हैं और हमारा जो लॉ चल रहा है, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल, ये भी फिनिश होता है। अब हम लोग अपने तीसरे रिटर्न को डिस्कस कर सकते हैं और करेंगे, जिसका नाम है कांस्टेंट रिटर्न्स टू द स्केल। क्या है कांस्टेंट रिटर्न्स, ये क्या बात बतलाता है, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे और कांस्टेंट रिटर्न्स टू द स्केल के भी कॉजेज हमको डिस्कस कर लेने हैं। तो सेम एक्सप्लेन करने के लिए हम बिल्कुल यही डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे, वैल्यूज़ को अलग लेकर, और फिर हम उसके भी कॉजेज को देखेंगे। सो अगला है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू द स्केल। देखिए, इंक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या था? इंक्रीजिंग रिटर्न्स में था कि हम जैसे जैसे इनपुट का इंक्रीमेंट बढ़ाएंगे तो आउटपुट का जो इंक्रीमेंट है वो इनपुट से भी हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा। डिक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या था कि हम जब इनपुट को इंक्रीज करेंगे और आउटपुट का इंक्रीमेंट अगर हमें इनपुट के इंक्रीमेंट से भी कम मिलता है तो फिर उस केस में हमको डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल देखने को मिलेगा। अब हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट रिटर्न्स टू द स्केल। अब तक आपको थोड़ा अंदाज़ा लग गया होगा कि कांस्टेंट रिटर्न्स क्या है या क्या ये एक्सप्लेन करता है। तो देखें, कांस्टेंट रिटर्न्स का मतलब है कि जब आप अपने सारे के सारे इनपुट्स को चेंज करोगे तो आउटपुट चेंज होगा। भाई शुरुआत से तो यही बात जानते आ रहे हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट रिटर्न्स टू द स्केल, इफ वी इंक्रीज all the inputs by the same proportion and the resulting increment in output is just equal to increase in input, we can say constant returns to the scale is in operation। कहने का मतलब है कि अगर इनपुट को जितने प्रपोर्शन से बढ़ाएंगे आउटपुट बिल्कुल उतने ही प्रपोर्शन से अगर बढ़ता है तो फिर हम कहेंगे कि इंडस्ट्री में कांस्टेंट रिटर्न्स टू द स्केल लागू हो रहा है। एग्जाम्पल, मान लीजिए इनपुट को हमने 5% से इंक्रीज किया और रिजल्ट में हमारा आउटपुट भी 5% से ही बढ़ा, मतलब इनपुट का इंक्रीज और आउटपुट का इंक्रीज दोनों बराबर हैं, मतलब हम कहेंगे कि हमारी इंडस्ट्री में कांस्टेंट रिटर्न्स एप्लीकेबल हो रहे हैं या कांस्टेंट रिटर्न्स देखने को मिलेगा। ये हो गया हमारा लॉ। अब हम इस लॉ को अगेन एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने के लिए हम सेम एजम्पशंस, जो एजम्पशन हमने एक फॉलो किया है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न्स के लिए, सेम एजम्पशन आपको यहाँ पे भी लेना होगा। द एजम्पशन इज आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ ओनली 2 इनपुट्स। आउटपुट को सिर्फ 2 इनपुट की मदद से प्रोड्यूस किया जा रहा है, विच इज़ लेबर एंड
कैपिटल। अब इस एजम्पशन के साथ हम अपने कांस्टेंट रिटर्न्स टू द स्केल को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन के लिए हम फिर से वही एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे और आइसोक्वांट कर्व का इस्तेमाल करेंगे। एक्स एक्सिस पर हम लेबर की क्वांटिटी लेंगे जिसको हम एल से दिखाएंगे। वाई एक्सिस पर हम कैपिटल की क्वांटिटी ले लेंगे जिसको हम के से डिनोट करेंगे। अब आप देखो, जब इनपुट हमारा 1 के स्केल में है यानी लेबर 1L और कैपिटल भी 1K है, तो फिर इस स्थिति में जो प्रोडक्शन का स्केल है हमारा, जो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोड्यूसर पॉइंट ए पर है और आइसोक्वांट कर्व जिसको हम Q1 से दिखाएंगे वो 10 यूनिट्स है। फिर हम क्या करते हैं, हम अपने इनपुट को चेंज करेंगे, मतलब इंक्रीज करेंगे, जो लॉ हमारा कह रहा है। तो लेबर को हम 1L से बढ़ा के करेंगे 2L, तो वो कैपिटल को भी करना होगा 1K से 2K। तो जब हमने अपने इनपुट को चेंज कर दिया, बढ़ा दिया, तो हमारा आउटपुट जो होगा वो भी बढ़ेगा। और सपोज आउटपुट बढ़ा, प्रोड्यूसर पहुंचा पॉइंट बी पर और नया आइसोक्वांट कर्व मिल गया Q2। अब प्रोडक्शन बढ़ के हो गया मेरा 10 यूनिट्स था पहले, अब हो गया 20 यूनिट्स। अब हमें जानना है कि हमने इनपुट कितना बढ़ाया और हमारा आउटपुट कितना बढ़ा, कितने परसेंट से इनपुट को बढ़ाया और आउटपुट कितने परसेंट से बढ़ गया। इसको हम कैसे निकालते हैं, तो परसेंट इंक्रीज हम निकाल रहे थे। परसेंटेज इंक्रीज हम क्या करते हैं, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100, सॉल्व करेंगे तो 100% आ जाएगा। यानी कि इनपुट को 1 के स्केल से बदल के 2 के स्केल में किया प्रोड्यूसर, तो हमारा जो इनपुट का इंक्रीमेंट है वो 100% का आया। जब 1 के स्केल से 2 के स्केल में किया इनपुट को, तो प्रोड्यूसर फ्रॉम पॉइंट ए टू पहुंच गया पॉइंट बी एंड आउटपुट का प्रोडक्शन भी 10 यूनिट से बढ़ के हो गया 20 यूनिट्स। अब हम आउटपुट का इंक्रीज निकालेंगे तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर वैल्यू आता है हमारा 100%। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि जितने परसेंट से हमने अपने इनपुट को बढ़ाया, बिल्कुल उतने ही परसेंट से हमारा आउटपुट भी बढ़ रहा है। मतलब हम कहेंगे कि हमारी इंडस्ट्री में कांस्टेंट रिटर्न्स टू द स्केल ऑपरेटिव हो रहा है। एक बार फिर हम ये काम करेंगे, मतलब इनपुट को हम एक बार और बढ़ा के देखते हैं। सपोज करें कि इनपुट को अब हमने 2L से बढ़ा के कर दिया 3L। सेम प्रोपोर्शन में काम करना है तो कैपिटल भी बढ़ा के करेंगे 2K से 3K। नए पॉइंट पर, नए पैमाने पर अब उत्पादन होगा और प्रोड्यूसर नए पॉइंट पर पहुंचेंगे जिसको नाम देंगे पॉइंट C, और नया आइसोक्वांट कर्व मिलेगा Q3। पहले आउटपुट का प्रोडक्शन था 20 यूनिट्स जब प्रोडक्शन का स्केल 2 का था। अब जब प्रोडक्शन का स्केल 3 का किया तो आउटपुट का प्रोडक्शन बढ़ के हो गया 20 से 30। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन इनपुट एंड परसेंट चेंज इन आउटपुट। तो परसेंट चेंज इन इनपुट निकालेंगे 3 - 2/2 इंटू 100। तो परसेंट चेंज जब हमने किया तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया 50%। मतलब इनपुट को हमने 2L से जब 3L यानी कि 2 के स्केल से 3 के स्केल पे किया है तो हमारा परसेंट इंक्रीज हुआ है 50% का। और आउटपुट हम देखेंगे 20 से 30% किया तो कितना इंक्रीज हुआ, तो 30 - 20/20 इंटू 100। सॉल्व करेंगे जब हम तो ऊपर आ जाएगा 10 इंटू 10/2। 2 से इसको काटो तो होगा 10 × 5 = 50%। मतलब एक बार फिर से जब हमने अपने इनपुट को सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज किया है तो हमारा जो आउटपुट है वो भी सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है। और इसलिए हम कहेंगे कि हमारी इंडस्ट्री में कांस्टेंट रिटर्न्स टू द स्केल लागू हो रहा है। ये हमारा कांस्टेंट रिटर्न्स टू द स्केल डायग्राम से प्रूफ होता है। अब हमको जानना होगा कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू द स्केल के कॉजेस क्या हैं।
अब हम लोग बात कर लेंगे कॉजेज ऑफ द लॉ। तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू द स्केल के कॉज की बात करें तो देयर इज ओनली वन कॉज एंड दैट इज लिमिट्स ऑफ इकोनॉमीज टू स्केल। जो इंडस्ट्रीज में इकोनॉमीज टू स्केल ऑपरेटिव होता है, इनिशियली इकोनॉमीज टू स्केल एंड आफ्टर दैट डिसइकोनॉमीज टू स्केल। हमने अभी अभी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न्स में डिस्कस किया था। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब था कि इंडस्ट्रीज को कुछ बेनिफिट्स होते हैं शुरुआत में, और डिसइकोनॉमीज टू स्केल का मतलब था कि बाद में इंडस्ट्रीज के एडिशनल पैसे खर्च होने लगते हैं। तो इंडस्ट्रीज में, प्रोडक्शन में एक ऐसा समय आता है प्रोडक्शन के प्रोसेस में, देखिए इकोनॉमीज टू स्केल ऐसे काम करता है कि शुरुआत में इंक्रीजिंग रिटर्न्स, फिर कांस्टेंट रिटर्न्स और फिर धीरे धीरे डिक्रीजिंग रिटर्न्स। तो इनिशियली फायदा, लेटर ऑन कांस्टेंट रिटर्न्स एंड आफ्टर दैट आपको इंडस्ट्रीज में डिक्रीजिंग रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो कांस्टेंट रिटर्न्स का टाइम पीरियड है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज के एक्स्ट्रा पैसे बचते भी नहीं हैं और एक्स्ट्रा पैसे खर्च भी नहीं होते। तो एक ऐसा टाइम पीरियड होता है आउटपुट के प्रोडक्शन का जहाँ पे जितना इनपुट लगाते हैं उतना ही आउटपुट आता है। इनपुट एंड आउटपुट का इंक्रीज दोनों बराबर हो जाते हैं। लिमिट्स का मतलब हो गया कि इकोनॉमीज टू स्केल एक ऐसे टाइम पीरियड पर जब रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, काम ना करे, ना एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो ना एक्स्ट्रा पैसे बचें, तो वहाँ पे जितना इनपुट लगाया उतना आउटपुट आया और इंडस्ट्री में एक कांस्टेंट रिटर्न्स टू द स्केल देखने को मिलता है। इसी के साथ हमारा जो कांस्टेंट रिटर्न्स टू द स्केल लॉ है ये कंप्लीट होता है, और कांस्टेंट रिटर्न्स टू द स्केल लॉ के कंप्लीशन के साथ ही साथ जो लॉन्ग रन लॉ हम डिस्कस कर रहे थे, दैट इज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल, हमारा वो कंप्लीट होता है। और प्रोडक्शन के चैप्टर में ये हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था, और उसी के साथ हमारा चैप्टर 1 यानी कि प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। थ्रू आउट द चैप्टर हमने प्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारे बेसिक टर्म्स देखे, डिस्कस किए हैं, और हम लोगों ने लॉज पढ़ा, शॉर्ट रन लॉ, लॉन्ग रन लॉ। आपका काम है इन सारे टर्म्स को अच्छे से एक बार पढ़ लेना, समझ लेना। अब अगले क्लास में हम नए चैप्टर पे मिलेंगे। यूनिट नंबर 3 में पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हम अपने दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा थ्योरी ऑफ सप्लाई। थैंक यू।